एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट न्यूज एंड अपडेट्स जो आज मार्केट में हुए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं अबाउट द न्यूज ऑफ एयरटेल, जहां पे एयरटेल ने 20,000 करोड़ का एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड किया है। अब उसकी वजह से आज स्टॉक नियरली 4% तक गिरा। तो लेट्स सी कि क्यों इस मूव को एक नेगेटिव तरीके से देखा गया। Secondly, we'll be talking about MobiKwik का स्टॉक ब्रोकिंग एंट्री एंड उससे क्या बेनिफिट फर्दर हो सकता है कंपनी को। देन we'll be talking about the AI disruption न्यूज। तो काफी टाइम से ये न्यूज चल रही है, लगातार आईटी कंपनीज में कुछ ना कुछ हमें हिट रीबाउंड थोड़ा बहुत होते हुए दिखता रहता है, बट ऑल इन ऑल इट्स अ नेगेटिव रोल आउट फॉर द कंपनीज इन आईटी। एंड रिसेंटली भी कुछ नेगेटिव न्यूज ही थी, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली विल बी टॉकिंग अबाउट द न्यूज की बीएसई ने 4 स्टॉक्स को अभी एफ एंड ट्रेडिंग से एक्सक्लूड कर दिया है एंड उसके पीछे क्या रीजन है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द न्यूज ऑफ भारती एयरटेल, जिसके शेयर्स आज लगभग 4% तक गिरे एंड ये पिछले 3 महीनों का सबसे बड़ा इंट्राडे फॉल था। एंड इसका क्या रीजन था, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि शेयर्स इतने ज्यादा क्यों गिरे। तो अब सबसे पहले कंपनी ने अनाउंस किया कि वो अपनी सब्सिडरी एयरटेल मनी के थ्रू एक बड़ा एनबीएफसी प्लेटफॉर्म बनाएगी। टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें 20,000 करोड़ की करी गई, जिसमें एयरटेल कंट्रीब्यूट करेगा 70% एंड प्रमोटर ग्रुप भारतीय एंटरप्राइज देगा 30%। अब ये पैसे अगले कुछ सालों में इंजेक्ट किए जाएंगे एंड इन्वेस्टर्स को ये कंसर्न है कि टेलीकॉम कोर बिजनेस से हटकर अब फाइनेंशियल सर्विस में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो शॉर्ट टर्म के लिए कैश आउटफ्लो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और एग्जीक्यूशन रिस्क भी बना रहेगा। एनबीएफसी प्लान की बात करें तो आरबीआई से लाइसेंस ऑलरेडी 13 फरवरी 2026 को मिल चुका था। ऑलरेडी 9,000 करोड़ लोन्स डिसबर्स हो चुके हैं एंड 500 से ज्यादा डेटा साइंटिस्ट के थ्रू डेटा ड्रिवन लर्निंग मॉडल यूज होगा। कंपनी का एम ये है कि इंडिया का जो क्रेडिट गैप है उसको कैप्चर करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना है और टेलीकॉम के बियॉन्ड भी अपने रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई करना है। अब इंडिया का फॉर्मल क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो सिर्फ 53% है, मतलब कि लेंडिंग ग्रोथ का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एंड ब्रोकरेजेस जैसे बीएनपी प्रभास एंड जेएम फाइनेंशियल अभी भी काफी ज्यादा बुलिश हैं। रीजंस यही है कि एक स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है, 5G मोनेटाइजेशन का भी पोटेंशियल है एंड केपेक्स पीक ऑलमोस्ट ओवर है। उन्होंने टारगेट प्राइस भी 2455 से 2500 तक मेंटेन किया है। शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा कॉशियस है क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करी गई है एनबीएफसी सेक्टर में, रेगुलेटरी क्रेडिट रिस्क ये सब बने रहते हैं, बट लॉन्ग टर्म में डाइवर्सिफिकेशन काफी स्ट्रांग हो सकता है। डिजिटल लेंडिंग एक फास्ट ग्रोइंग सेक्टर भी है और एयरटेल के पास ऑलरेडी एक ह्यूज कस्टमर बेस का एडवांटेज है। सो ये मूव रिस्की हो सकता है बट सक्सेसफुल भी हो सकता है क्योंकि एयरटेल टेलीकॉम से आगे बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल फाइनेंशियल पावर हाउस भी बन सकता है। एंड नाउ लेट्स सी आवर सेकंड न्यूज फॉर टुडे, जहां पर हम बात करेंगे कि मोबीक्विक के शेयर्स आज 12% से भी ज्यादा जंप करे एंड उसका क्या रीजन है। हालांकि बाद में थोड़ा डिक्लाइन हो गया था, बाद में जो ओवरऑल गेन था इट वाज जस्ट अराउंड 3 to 4%, बट ओवरऑल क्या रीजन था इतने बड़े गेन का। सो कंपनी की सब्सिडरी मोबीक्विक सिक्योरिटीज ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड को बीएसई से अप्रूवल मिला है स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब ये जो अप्रूवल है ये 24 फरवरी को मिला एंड पहले ही सेबी जुलाई 2025 में ब्रोकिंग रजिस्ट्रेशन दे चुका था। अब कंपनी ऑफिशियली इक्विटी बाइंग, सेलिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट ये सब कर सकता है और ये एक लास्ट मेजर रेगुलेटरी स्टेप था और अब बिजनेस पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो सकता है। अब ये इतना बड़ा न्यूज क्यों है? तो मोबीक्विक ऑलरेडी वॉलेट सर्विसेज देता है, यूपीआई पेमेंट गेटवे रन करता है और लोन, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड ये सब कुछ सेल करता है। अब अगर स्टॉक ब्रोकिंग भी ऐड हो जाएगा तो यूजर्स डायरेक्टली शेयर्स खरीद और बेच पाएंगे, रिटेल इन्वेस्टिंग बूम का बेनिफिट भी मिलेगा एंड कंपनी सुपर फाइनेंशियल ऐप बनने की तरफ भी मूव कर सकता है। इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन काफी फास्ट ग्रो हो रही है, कंपनी इसी अपॉर्चुनिटी को टारगेट भी कर रही है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो Q3 FY26 में 4 करोड़ का प्रॉफिट था एंड लास्ट ईयर 55 करोड़ का लॉस था इन द सेम क्वार्टर ऑफ द लास्ट ईयर।
रेवेन्यू भी 7% बढ़ा है, जीएमवी ऑल टाइम हाई पे है, प्रॉफिटेबिलिटी टर्न अराउंड ने भी स्टॉक को सपोर्ट किया है। शॉर्ट टर्म में मार्केट काफी एक्साइटेड है इस एक्सपेंशन की न्यूज से, एंड लॉन्ग टर्म में चैलेंज होगा कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन विद द कॉम्पिटिटर्स लाइक ज़ीरोधा, ग्रो, ब्रोकरेजेस मार्जिन भी लो होते हैं। सो लेट्स सी कि आगे कैसे कंपनी यूजर अडॉप्शन करती है, रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन कैसा रहता है ब्रोकिंग से, कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग कैसे होती है, तो काफी सारे फैक्टर्स अभी हैं जो कि देखना चाहिए। एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज, जहां पर हम देख सकते हैं कि यूएस टेक जायंट आईबीएम के शेयर्स एक ही दिन में 13% कल गिरे, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आज हम इंडियन आईटी स्टॉक्स पर भी देख सकते हैं। अब ये जो फॉल था आईबीएम में, इसका एक रीजन ये था कि एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक ने अनाउंस किया कि उसका एआई टूल क्लॉड अब कोबोल कोड को स्ट्रीमलाइन और मॉडर्नाइज कर सकता है, वो भी बहुत फास्ट। अब कोबोल क्या है? कोबोल एक पुराना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, एयरलाइन, गवर्नमेंट सिस्टम, इन सब में आज भी यूज होता है, मोस्टली आईबीएम मेन फ्रेम्स पर यूज होता है। और यहीं पर इंडियन आईटी कंपनीज का बड़ा बिजनेस भी डिपेंड करता है। मेनली कंपनीज लाइक टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक, कोफोर्ज, ये ग्लोबल बैंक्स के लिए कोबोल मेंटेनेंस और मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स करती हैं। तो पहले कोबोल मॉडर्नाइजेशन में सालों लगते थे, 100 कंसल्टेंट्स की जरूरत होती थी, बट अब एंथ्रोपिक का ये कहना है कि एआई के थ्रू मॉडर्नाइजेशन ईयर्स की बजाय क्वार्टर्स में हो सकता है, और अगर एआई ये काम करेगा तो ये बहुत फास्ट और चीप होगा कंपेयर टू ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज, जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है एंड मच कॉस्टलियर देन जो एआई से हो पाएगा। अब मार्केट रिएक्शन ये हुआ कि जो फ्रंटलाइन इंडियन आईटी स्टॉक्स हैं लाइक कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम, एचसीएल टेक, ये सब 6% गिरे, और कुछ बड़े आईटी जाइंट्स लाइक इंफोसिस, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, टीसीएस, ये सब 3 से 3.5% गिरे, और निफ्टी आईटी भी काफी प्रेशर में दिखा। इन्वेस्टर्स को ये डर है कि एआई कोडिंग, मेंटेनेंस, टेस्टिंग, मॉडर्नाइजेशन, इस टाइप के काम ऑटोमेट कर देगा, और इसकी वजह से शॉर्ट टर्म में हमें आईटी स्टॉक्स में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिख रही है, एक स्ट्रॉन्ग फियर दिख रहा है। लॉन्ग टर्म में आईटी कंपनीज खुद भी एआई अडॉप्ट कर सकती हैं, जिससे उनकी कॉस्ट सेविंग होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बिजनेस मॉडल शिफ्ट होगा। बट इस टाइम का क्वेश्चन ये है कि क्या एआई इंडियन आईटी के जो ट्रेडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं उनको पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट कर देगा, और कैसे वही कंपनी सरवाइव कर पाएंगी जो एआई को यूज कर कर ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी लेकर आ पाएंगी। तो फिलहाल मार्केट इन क्वेश्चंस में है और एक बहुत कॉशियस मोड में है इफ वी टॉक अबाउट द आईटी। एंड नाउ लेट्स मूव फॉर आवर लास्ट न्यूज फॉर टुडे, जहां पर हम बात करेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। बीएसई ने 4 स्टॉक्स को एफ एंड ओ सेगमेंट से हटा दिया है, एंड ये स्टॉक्स हैं मेनली हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विच इज हुडको, पीरामल फार्मा, टाटा टेक एंड टोरेंट पावर। इन स्टॉक्स के एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट्स में 4/2026 से बंद हो जाएंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल के एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी एक्सपायरी तक चलेंगे, लेकिन मई के बाद कोई भी नया डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस नहीं होगा, जिसका मतलब है कि मई के बाद इन स्टॉक्स में सिर्फ कैश मार्केट ट्रेडिंग ही होगी और एफ एंड ओ नहीं होगी। अब ये क्यों हटाया गया? तो बीएसई के कुछ एलिजिबिलिटी रूल्स होते हैं एफ एंड ओ में रहने के लिए। स्टॉक को मेंटेन करना पड़ता है कि वो मिनिमम 75 लाख का मीडियम क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज मेंटेन करेंगे, 1500 करोड़ का मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट होगा, एंड 35 करोड़ का एक एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू होगा। और अगर स्टॉक इन क्राइटेरिया को मीट नहीं करता तो उसे डेरिवेटिव सेगमेंट से हटा दिया जाता है, और रूल के मुताबिक एक बार हटने के बाद स्टॉक 1 साल तक वापस इंक्लूड भी नहीं हो सकता। मतलब अर्लीस्ट कमबैक में 2027 के बाद ही पॉसिबल होगा, एंड वो भी जब क्राइटेरिया मीट होगा। इस न्यूज के बाद हुडको हल्का सा नीचे ट्रेड हुआ, टाटा टेक 2% से ज्यादा गिरा, पीरामल फार्मा 1% से ज्यादा डाउन, एंड टोरेंट फार्मा भी थोड़ा पॉजिटिव में था। एफ एंड ओ रिमूवल का इम्पैक्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम उससे कम हो सकते हैं, स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा, लिक्विडिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स पे कोई ऐसे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सब चीजें सेम ही रहती हैं। मेनली जो ट्रेडिंग की वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है, लाइक द ट्रेडिंग डिलीवरी वॉल्यूम्स, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एंड स्पेकुलेशन व्हिच ऑलवेज गोज ऑन इन द स्टॉक रिलेटेड टू एफ एंड ओ, उनमें एक हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। And these were all the 4 news we needed to cover today in today's video. And thank you so much for watching. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, informative लगा हो, and you do not want to miss these types of updates in future, so please do not forget to like, share, and subscribe to channel. And I'll see you in the next episode. Thank you so much for watching.